ओके डी स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, हियर इज द मेथड। मैंने आपके लिए स्क्रीन शेयर कर दी। ओके, उम्मीद है आपको अब मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। लास्ट टाइम हमने मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट पढ़ा था, तो आज के लेक्चर में हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को देखेंगे। आपके सामने मैं अगेन एक सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रखने लगा हूँ, जिसमें y डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स, सॉरी इसके साथ y आना चाहिए, क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। दिस इज इक्वेशन 1। इसमें p और q जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं, और r e की पावर ax या साइन ओमेगा एक्स या कोई अलजेब्राइक फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स में सीखा था। ओके, द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या करेगा? द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इनेबल्स अस टू सॉल्व वन फॉर एनी p q एंड r। क्योंकि आप देखें फर्क क्या है। अब जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए नहीं है, ये है वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो याद रखना, आज से हम वेरिएबल कोफिशिएंट्स में आ गए हैं। ये जो आपके पास p ऑफ x लिखा हुआ है, ये एक्सेल में वहां पे कांस्टेंट्स होते थे कब? जब अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स होते हैं। लेकिन अब इस केस में ये कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये वेरिएबल्स हैं। तो जब भी कभी सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए हल की जाए तो मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट आता है। लेकिन जब कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स आ जाए तो फिर इसके लिए हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स यूज करते हैं। तो इस स्लाइड में हमें आपके लिए मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स आपको सिखाऊंगा कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स एक्चुअली है क्या। अगेन हम इसके लिए क्या करेंगे, जिस तरह मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट के लिए आप पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे, तो बिल्कुल इसी तरह हम भी अब आर ऑफ एक्स को जीरो रख लेंगे। जब आर एक्स जीरो रखेंगे तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो अब हम पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हल हो जाएगी तो फिर हमें एक कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन मिलेगा। बस यहाँ वाई एच लिखा हुआ है, कम्प्लीमेंट्री के लिए वाई सी आप लिख लें, ज्यादा बेहतर है। तो इसमें एक c1 y1 ऑफ x मिलेगा और प्लस c2 y2 ऑफ x। आपको पता है कि दो सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि दो कांस्टेंट्स आते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये अभी जनरल बात लिखी हुई है ना। जब कभी आप एक इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करेंगे, इक्वेशन 2 को, आपके पास दो सॉल्यूशंस आएंगे। ये जनरल सॉल्यूशन जो कि लिखा हुआ है। अब इसके बाद लेट्स सीक द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन 1। अब जिस तरह हम मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स में एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेते थे, तो हम भी यहाँ पे इक्वेशन 3 में एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेंगे। अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? u ऑफ x y1 ऑफ x। अब y1 ऑफ x आपको मिल चुका है जनरल सॉल्यूशन से, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन से। दूसरा आ जाएगा v ऑफ x y2 ऑफ x। तो आपने क्या करना है, बेसिकली yc जब आपको मिल जाएगा तो आपने yp जो लिखना है वो इस तरह लिखना है, u ऑफ x y1 ऑफ x प्लस v ऑफ x y2 ऑफ x। अब हमारा मकसद क्या है? जैसे अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स में हम a b कांस्टेंट्स निकालते थे, अब यहाँ पे हम u ऑफ x और v ऑफ x को फाइंड आउट करेंगे, where u of x and v of x are undetermined functions. To determine u and v, let us substitute 3 into ordinary differential equation 1 and try to satisfy it. Again ये solution है, तो मैं आपको तरीकाकार थोड़ा बताने लगा हूँ कि अब u of x और v of x को कैसे निकालेंगे। हम इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो फिर क्या होगा ये देखें, मैंने उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी है। ये y डैश पहले निकाला है ना, ये आपका जो इक्वेशन 3 में y है इसका डेरिवेटिव ले लिया है। जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 टर्म्स हैं, तो ये 2 टर्म्स 4 टर्म्स के इक्वल हो जाएंगी बाय द प्रोडक्ट रूल। तो ये प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है जिसमें मैंने कुछ
कॉमन लेके निकाल लिया, तो वाई डैश आपके पास ये आ गया। अब इसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करना था, वाई डबल डैश। तो ये देखें, वी रिक्वायर दैट यू डैश वाई वन प्लस वी डैश वाई टू इज इक्वल टू 0। हम ये वाली वैल्यू 0 के बराबर करना चाह रहे हैं ताकि हमें ये रिजल्ट्स इजीली मिल जाएं। तो हैंस वाई डैश आपके पास क्या आ गया, u वाई वन डैश प्लस v u टू डैश। कि हम कैसे चाह रहे हैं कि u और v ऐसे कांस्टेंट्स हों ताकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 डेफिनेटली, क्योंकि हमने देखा था कि हमने सिर्फ u एफ एक्स और v एफ एक्स को कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हमने कांस्टेंट्स के इनके डेरिवेटिव्स को 0 के बराबर रख लिया है। तो ये दोनों डेरिवेटिव 0 हैं, तो y डैश सिंपल बचा है u वाई वन डैश प्लस v वाई टू डैश। y डबल डैश इसी तरह निकाल लिया, हमारे पास ये आ गया। इसको जब हमने फर्दर डेरिवेटिव निकाला है तो y डबल डैश हमें मिल गया है। अब हम y डैश और y डबल डैश के रिलेशंस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं। सबसे पहले y डबल डैश है, फिर आगे p एफ एक्स था, फिर आगे y डैश की वैल्यू पुट की है, और फिर प्लस q के बाद मैंने y की वैल्यू पुट की है, और राइट हैंड साइड में आपके पास r है। ओके, रीअरेंज द इक्वेशंस इन द फॉर्म। अब हम देखें u के कोफिशिएंट्स अलग कर लिए, v के कोफिशिएंट अलग कर लिए, अगेन u डैश वाई वन डैश प्लस v टू डैश और y टू डैश इज इक्वल टू r। थोड़ी रीअरेंजमेंट की है। अब देखें अगर, तो u का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर है, बिल्कुल u का जो कोफिशिएंट है, क्योंकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन गई है लकीली। y1, क्योंकि y1 सॉल्यूशन है ना, तो y1 सॉल्यूशन है इक्वेशन का, तो ये y1 की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह v का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा। यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये देखें y1 सॉल्यूशन है। y1 कहाँ सॉल्यूशन हमने निकाला था, मैं वापस ले चलता हूँ आपको, ये इधर, ये देखें इक्वेशन 3 से ऊपर जो वाली इक्वेशन है, y1 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब y1 को गौर से देख लिया, अब आप इस पोजीशन पे जरा वापस आए, ये y1, अब देखें, अब ये जो ब्रैकेट टर्म है जो मैंने हाईलाइट कर दी है, अब ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी लिखी हुई है y1 में, तो y1 सॉल्यूशन है तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये 0 हो गया। सिमिलरली v का कोफिशिएंट में सारी जगह y2 है, और y2 क्योंकि सॉल्यूशन है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अगेन इसका आंसर ये 0 हो गया है। हमारे पास सिर्फ क्या बचा, u डैश y1 प्लस b डैश y2 डैश इज इक्वल टू r। ये हमारे पास इस वक्त सिचुएशन बच गई है। लेट्स राइट इक्वेशन 4 एंड 5 नेक्स्ट टू ईच अदर। 4 क्या थी, आगे जाके देखते हैं हम। तो ये थी 4, u डैश y1 प्लस v डैश y2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो होमोजीनियस के लिए थी। और अब ये नॉन होमोजीनियस के लिए आ गया, u1 डैश y1 डैश प्लस v डैश y2 डैश इज इक्वल टू r। तो हम जरा आगे चलते हैं। सिंस y1 आर assumed टू बी known, these are algebraic equations। अब देखो y1 आपको पता है, y2 भी पता है आपको, इनके डेरिवेटिव भी पता चल गए, सिर्फ नहीं पता u डैश और v डैश। तो ये algebraic equations है, इनको हम जब आराम से हल करेंगे तो हमारे पास u डैश की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म ऑफ v डैश, जो कि आ जाएगी माइनस y2 बाई y1 v डैश। और इसी तरह हमारे पास ये वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब हमें v डैश इधर से मिल जाएगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि v डैश हमें कैसे मिलता है। तो ये आपके पास v डैश आ गया, v डैश हमारे पास आ गया r y1 ओवर y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, और जब v डैश को हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये v मिल जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, हमें v मिल जाएगा, और एक्चुअली हमें यही फाइंड आउट करना था। आगे आते हैं हम, और जब हम v डैश v की वैल्यू पुट करेंगे इनफैक्ट, और इसी तरह उसको इंटीग्रेट करेंगे u डैश को, तो हमारे पास ये u मिल जाएगा। अगर आप गौर करें थोड़ा, यहाँ पे 8 और 9 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के जो नीचे वाली टर्म है r/y1 के नीचे जो रकम लिखी हुई है वो सेम है, चाहे u है चाहे v है। हाँ, v में प्लस साइन है, u में माइनस साइन है। v में है r/y1, u में है r/y2, उनकी इंटीग्रेशन। अब y1 y2 हमें पता है जनरल सॉल्यूशंस के, r भी पता होगा, ये वैल्यूज रख के हम आराम से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए
बेशक ये u और v मैंने कैलकुलेट करना आपको सिखा दिए, आप इन इक्वेशन 8 और 9 को याद रख लें कि v इस तरीके से निकलता है, u इस तरीके से निकलता है, और u और v निकाल के आप आराम से पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लेंगे। ये तो सिर्फ आपको थोड़ा मेथड बताया मैंने कि u और v कैसे निकलते हैं। आपने क्या करना है, u और v को याद रख लेना। अभी मैं बताऊंगा आपको कि इसमें आगे एक टर्म है रॉस्कियन की, इसमें वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा। तो समराइजिंग 3 and 8 and 9 वी ऑब्टेन। अब आए मैं बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट फिर क्या होगी, इक्वेशन 3 और बाकी दो इक्वेशंस क्या इंपॉर्टेंट होगी, 8 और 9। तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के लिए। तो ये मैं बता रहा था जो कि ये y, इसमें y था आपके पास u ऑफ x y1 प्लस v ऑफ x y2, वो जो इक्वेशन 3 थी। तो यहाँ से जो नीचे वाली टर्म है डी नंबर दोनों सेम थी, उसको मैंने w का नाम दे दिया। तो मैंने क्या दिया, ये रॉस्कियन इसको कहते हैं क्योंकि उसी ने कैलकुलेट किया था फर्स्ट टाइम, तो इसको रॉस्कियन हम कहते हैं। तो दिस इज योर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, w इज कॉल्ड द रॉस्कियन। एक आपको समरी दे दी जाएगी, डेफिनेटली आपको आपने बल्कि खुद बनानी है समरी इसके लिए। एक एग्जांपल करते हैं। ये देखें आपके सामने सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ x, और हिंट मैंने आपको दे दिया कि इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दी कि कहीं आगे जाके यूज होगा dx बाय साइन x। इसकी इंटीग्रेशन में डायरेक्ट आपको बता दिया कि इसकी इंटीग्रेशन ये होती है, ताकि आपको इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी ना पड़ जाए। तो हिंट मैंने आपको इसका दे दिया है। सबसे पहले हम अगेन क्या करेंगे, इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालेंगे। तो cot x को 0 रख लिया, तो y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, ये इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बन गई। इसको हल करते हैं। अगेन यहाँ पे केस का रहना चाहिए, लास्ट टाइम लैम्डा यूज किया, हम म्यू यूज कर लिए, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ बिग इशू, समझ लें के ही है ये म्यू की जगह। तो यहाँ से ये देखें इमेजिनरी आ गया, तो इमेजिनरी जब आ जाए तो हमारा आंसर साइन और काज में आता है। तो ये देखें हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया, c1 cos x प्लस c2 sin x। तो यहाँ पे देखें y1 हमारा क्या हुआ, जो c1 का कोफिशिएंट है, मतलब cos x, और यहाँ पे y2 क्या हुआ, c2 का कोफिशिएंट, मतलब sin x। तो हमें y1 cos x मिल गया, y2 sin x मिल गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जनरल सॉल्यूशन से जब हम होमोजेनियस इक्वेशन को हल करेंगे, उसके सॉल्यूशन में आपको y1 और y2 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है जिसमें y1 के साथ कोफिशिएंट होगा u और y2 के साथ होगा v। तो आइए देखते हैं। तो उसके लिए अब सबसे पहले हमने रॉस्कियन निकाल लिया। ये अगेन रॉस्कियन हमने ये देखे ना, ये मैं वापस यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर, क्योंकि इससे भी अगर हम पीछे चले जाएं, ये वाली टर्म इक्वेशन 8 और 9 अब गौर से देखें। अब यहाँ पे u और v है, तो u कैलकुलेट करना है और v कैलकुलेट करना है। u और v कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर लिया, जिसको हमने रॉस्कियन का नाम दिया था। तो हम पहले इस रॉस्कियन को कैलकुलेट करते हैं अपनी इस एग्जाम्पल के अंदर जी। तो स्टेप 1 क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन निकालें ताकि आपको y1 और y2 मिले। स्टेप 2 रॉस्कियन कैलकुलेट करें। तो ये रॉस्कियन था y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। तो y1 cos x है, y2 डैश का डेरिवेटिव भी cos x हो जाएगा, y1 डैश cos का डेरिवेटिव माइनस sin x और y2 sin x। तो ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x जो कि 1 बन जाता है। तो यहाँ से रॉस्कियन हमें फौरन मिल गया एग्जैक्टली 1 के इक्वल। ओके, अब यहाँ u निकालेंगे। अब देखें ना, अभी भी थोड़ी देर पहले इक्वेशन 8 में क्या था और इक्वेशन 9 में क्या था। ये एक्चुअली इक्वेशन 8 लिखी हुई है। तो u क्या था, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ r y2 ओवर रॉस्कियन dx। तो मैंने r क्या है हमारा, r बेसिकली इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड कोटेंजेंट ऑफ x। तो r हमारा cot x है भाई, तो r cot x हो गया, y2 क्या है sin x, तो cot x मल्टीप्लाई हो गया sin x के साथ और w की वैल्यू 1 हो गई। अब cot x आप सारों को पता है होता है cos x ओवर sin x। तो यहाँ से sin x कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा cos x।
तो cos x की इंटीग्रेशन आप सबको पता है वो होती है sin x प्लस c1। यहाँ वैसे कांस्टेंट कोई और आना चाहिए था, c3 कर देना चाहिए था, क्योंकि c1 और c2 हम इस्तेमाल कर चुके हैं। ये स्लाइड्स में मैं इसको ठीक करता हूँ, ये c1 नहीं है बल्कि c3 होना चाहिए, क्योंकि c1 और c2 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो यू हमारे पास आ चुका है। इंपॉर्टेंट थिंग अगेन कि हमने क्या किया, स्टेप 2 रॉस्कियन कैलकुलेट किया, जो कि 1 आया। उस रॉस्कियन की वैल्यू हमने u में पुट कर दी, जो कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ r बाई 2 ओवर रॉस्कियन dx। तो हमने r cot x था, y2 sin x था, cot x को हमने रिप्लेस किया cos x ओवर sin x, रॉस्कियन नीचे 1 है, डिनोमिनेटर कोई रकम और नहीं आ रही, sin x कैंसिल होकर cos x बचा, और cos x की इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई sin x प्लस c1। तो आए स्टूडेंट्स हम v भी कैलकुलेट करते हैं। तो v हमारे पास ये आ गया, ये इक्वेशन 8 में जो फार्मूला लिखा था, r y1 ओवर रॉस्कियन dx, r अगेन cos x ओवर sin x, cot टेंजेंट x, y1 cos x है तो dx। अब ये इंटीग्रेशन हम जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ से v किसके बराबर आ गया, cos स्क्वायर x ओवर sin x dx। अब इंटीग्रेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, चाहे इसको हल करते हैं। cos स्क्वायर x को मैं पुट कर देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, तो आगे चलते हैं। तो जब हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x पुट करेंगे तो ऊपर अब 2 टर्म्स हो जाएंगी, अब हम उसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। अब ये पहली आ जाएगी 1 ओवर साइन x, दूसरी आ जाएगी माइनस साइन स्क्वायर x ओवर साइन x। तो साइन स्क्वायर x ओवर साइन x वो कैंसिल होके साइन x बन जाएंगे। अब देखें, आप जरा गौर करें, v को कैलकुलेट करने के लिए आपको dx ओवर साइन x चाहिए। अब dx ओवर साइन x इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन पहले हिंट में आपको दे दी थी, ताकि आपको यहाँ पे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये आंसर मैंने आपको दे दिया था। अब रहा मसला साइन एक्स का, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपको पता है कॉस एक्स होती है, माइनस कॉस एक्स। तो ये देखें v की वैल्यू आ गई। अब लिखा है मैंने यूजिंग द हिंट प्रोवाइडेड एंड योर नॉलेज ऑफ द बेसिक्स। तो जो पहली टर्म है वो dx ओवर साइन एक्स की इंटीग्रेशन है, जो कि मैंने आपको हिंट में दी थी। और जो साइन एक्स माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन है वो है कॉस एक्स, और आगे कांस्टेंट। अगेन यहाँ कांस्टेंट c4 होना चाहिए था, इसको मैं भी ठीक कर लूँगा। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो हमने u भी निकाल लिया, हमने v भी निकाल लिया बड़ी आसानी के साथ। थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसीजर ज़रूर है, लेकिन इजी है अगर आप इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 याद रख लें और उसमें रॉस्किन की वैल्यू अगर आपको याद हो जाए तो। जब u और v निकल आया तो अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये जो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखा हो, y इज इक्वल टू u y1 प्लस v y2। मैंने u की वैल्यू पुट कर दी और y1 की वैल्यू पुट कर दी, और प्लस आपके पास क्या आ गया, v की वैल्यू और फिर आगे y2 की वैल्यू। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये टर्में कैंसिल हो रही हैं बाय चांस, साइन एक्स कॉस एक्स और वो हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स। तो अब हमने इसमें ही C1 लगा दिया था, ताकि अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि डो नॉट लूज C1 C2 अदरवाइज यू विल फाइंड ए पर्टिकुलर सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ जनरल वन। तो ये जहाँ जनरल हो गए वहां अगर आप कांस्टेंट मतलब C3 C4 करते तो फिर हमें दोनों सोल्यूशंस को ऐड अप करना पड़ता। ओके, तो इसलिए ये बात ये वाली कर रहा है। तो ये आपके पास आंसर्स हैं। अब हमने क्या किया है, रीअरेंजिंग कर दिया ना उस सारे प्रॉब्लम्स की। कुछ टर्में कैंसिल आउट हो गई हैं, जो बाकी बची हैं उनको हमने रीअरेंज कर दिया। तो इसमें ये देखें, अगर आप ये एक yp है और एक yc है, यहाँ yh लिखा हुआ है तो ये y एक्चुअली c है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसको yp और yc कैसे लिखा था। तो अगर वही कांस्टेंट्स हम यूज कर लें तो, नहीं तो फिर आपको अलग अलग करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक आपको ये बात काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। मैं रिपीट करता हूँ जल्दी से, ताकि आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मैं दोबारा समझा दूँ आप लोगों को। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये हमारे पास प्रॉब्लम था।
हमने क्या किया, सबसे पहले कोटेंजेंट एक्स को 0 रखा, स्टेप 1, तो हमने इसका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट किया। जब जनरल सोल्यूशन मिला तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स में आंसर आ रहा है, तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया वाई सी। तो यहाँ से हमारे पास y1 भी मिल गया और y2 भी मिल गया। जब y1 और y2 मिलेंगे, इनकी मदद से हमने स्टेप 2 की तरफ बढ़ना है, और स्टेप 2 में हमने क्या करना है, रॉस्कियन को कैलकुलेट करना है। तो रॉस्कियन यहाँ पे 1 के बराबर आ गया है। रॉस्कियन जब जो ही मिला तो अब हम पहले u कैलकुलेट करेंगे, और u का फार्मूला इक्वेशन 8 के अंदर है। तो सिंपल सी इंटीग्रेशन है, इसमें r की वैल्यू पुट करें, y2 की वैल्यू पुट करें और w की वैल्यू पुट करें, आपको u मिल जाएगा। अगर हम आगे जाएं तो हमने फिर इसी तरह इक्वेशन 8 में v भी निकाला हुआ था, तो फिर हमने v निकाल ली। तो v के निकालने के लिए थोड़ी सी इंटीग्रेशन हमें करनी पड़ी, और साइन एक्स डी एक्स ओवर साइन एक्स हमारे पास इसका हिंट दिया हुआ था, ये जस्ट वैल्यूज हमने प्लग इन की हैं, तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई। अगेन कांस्टेंट्स हम c1 और c2 यूज कर रहे हैं टू रीअरेंज दिस इक्वेशंस। तो अब हमने ये सॉल्यूशन निकाल लिया, u y1 प्लस v y2, थोड़ा सा देखिए कुछ टर्में कैंसिल आउट हो रही थी, वो कैंसिल आउट कर ली, और हमने यही कहा कि अगर c1 और c2 हम कांस्टेंट यही रखेंगे तो फिर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर जो मैं बात कर रहा था कि कांस्टेंट्स हम चेंज कर लें, तो फिर आपको सॉल्यूशन y सब c और y सब p भी करना पड़ेगा, जिससे आपका ये फायदा हो गया है। तो ये हमें रीअरेंजमेंट करने के बाद सॉल्यूशन लिखा। अब इस सॉल्यूशन के दो हिस्से हैं, एक कम्प्लीमेंट्री पार्ट है और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो बाकी आपकी जो एक्सरसाइज है, जो पिछले मैंने क्वेश्चन दिए थे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स के, आप उन्हीं क्वेश्चंस को अब आप मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हल करेंगे। ओके, तो मैं अभी आप लोगों के लिए स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ।